हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। सिविल प्रोसीजर कोड हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने ऑर्डर 7 कंप्लीट कर लिया था। ऑर्डर 7 में हमारी प्लेंट एक्सेप्ट कब होती है तो रूल 9 में होती है, रिजेक्ट कब होती है रूल 11 में होती है, रिटर्न कब होती है रूल 10 में होती है। ये सब हमने पढ़ लिया था इससे पहले वाली वीडियो में। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अपीलेबल नहीं होता बट रिटर्न ऑफ प्लेंट जो है वो हमारा अपीलेबल होता है। ये हमने सब पूरी इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। आज प्लेंट एक्सेप्ट जो होती है ऑर्डर 7 रूल 9 में मैंने प्लेंट डाली थी तो रूल 9 में वो प्लेंट एक्सेप्ट हो गई। आफ्टर एडमिशन ऑफ प्लेंट क्या प्रोसेस है, क्योंकि हमारे इंडियन लॉ में हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑडी अल्टरम पार्टम, कि कोई भी कोर्ट बिना दोनों पार्टी के सुने डिसीजन नहीं देगी। यहाँ प्लेंट आ गई मतलब प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट तो दे दी, डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट नहीं आई है। तो अभी एक पार्टी की बात सुनी है कोर्ट ने, दूसरी पार्टी की बात सुनी ही नहीं है। तो जब तक दोनों पार्टी को नहीं सुनते डिसीजन नहीं आता। तो यहाँ पे प्लेंट आ गई है। अब क्वेश्चन ये उठता है, प्लेंट तो आ गई, डिफेंडेंट को पता कैसे चलेगा उसके अगेंस्ट ये केस फाइल हुआ है, डिफेंडेंट को पता कैसे चलेगा इस दिन उसे कोर्ट में अपीयर होना है। तो उसके लिए सम्मन जाते हैं। ऑर्डर 7 रूल 9 में एक्सेप्टेंस ऑफ प्लेंट होती है, उसके बाद सम्मन जाते हैं ऑर्डर 5 में। ऑर्डर 5 में उसके बाद सम्मन जाते हैं, सम्मन टू डिफेंडेंट। पार्टी के पास सम्मन जाते हैं, जिस दिन पार्टी के पास सम्मन पहुंचते हैं उसके बाद उसे 30 दिन मिलते हैं अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। तो आज हम इस सम्मन के बारे में ही पढ़ेंगे, सम्मन टू डिफेंडेंट के बारे में। बेसिकली देखा जाए तो सम्मन जो है हमारे सिविल प्रोसीजर को 1908 में दो जगह डिफाइन कर रखे हैं, सम्मन टू डिफेंडेंट ऑर्डर 5 और सम्मन टू विटनेसेस ऑर्डर 16। सम्मन का बेसिक मतलब मेन पर्पस क्या होता है, जस्ट टू इंटीमेट द पर्सन, उस बंदे को बताना है कि आपके अगेंस्ट ये केस फाइल हो रखा है। ऑर्डर 5 में सम्मन टू डिफेंडेंट होते हैं, डिफेंडेंट सम्मन टू पार्टीज होते हैं। तो वो सम्मन का मेन पर्पस क्या है, जस्ट टू इंटीमेट दैट पर्सन दैट अ पर्टिकुलर सूट इज फाइल अगेंस्ट यू एंड यू हैव टू अपीयर ऑन दैट एंड दैट डे एंड फाइल योर रिटन स्टेटमेंट। खाली इंटीमेट करना उसको, खाली उसको बताना कि आपके अगेंस्ट ये केस फाइल हुआ है, आपको कोर्ट में अपीयर होना है और अपना डिफेंस रखना है। और क्योंकि जब तक सम्मन नहीं जाएंगे तब तक उसको पता नहीं लगेगा। तो ऑर्डर 7 रूल 9 एडमिशन ऑफ प्लेंट हो गया। प्लेंट का पूरा कंसेप्ट हमने इससे पहले पढ़ लिया इस वीडियो में। आज आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ प्लेंट क्या प्रोसेस होता है वो समझेंगे, जो है सम्मन, सम्मन टू डिफेंडेंट ऑर्डर 5। तो करते हैं स्टार्ट ऑर्डर 5 सम्मन टू डिफेंडेंट। ऑर्डर 5 रूल 1 एसेंशियल ऑफ सम्मन क्या होता है, सम्मन में क्या क्या चीज़ मेंशन होनी चाहिए। सबसे पहले जो सम्मन होगा उस पर कोर्ट की सील होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन होने चाहिए। सम्मन पे ये मेंशन होना चाहिए कि आपके अगेंस्ट किस पार्टी ने केस फाइल किया है और कौन से डेट आपको, कौन से दिन आपको कोर्ट में अपीयर होना है अपने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ। तो सम्मन में रूल 1 में बता रखा है एसेंशियल ऑफ सम्मन, कि पहले उस पर प्रॉपर कोर्ट की साइन सील होनी चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन होनी चाहिए और उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए कि कौन से डेट पे अपीयर होना है। जिस दिन सम्मन सर्व होगा डिफेंडेंट को मिलेगा, उस दिन से लेकर 30 दिन तक डिफेंडेंट के पास टाइम है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में 90 डेज भी हो जाते हैं। बट मेन मोटिव क्या है रूल 1 का, कि कब कब सम्मन एक वैलिड सम्मन माना जाएगा, जब उस पर प्रॉपर सील होगी और साइन किए होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, जब वो सम्मन एक प्रॉपर सम्मन माना जाएगा। सम्मन करने देने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे मेन मतलब मेन मोटिव क्या है सम्मन को इशू करने का। तो वही जो मैंने अभी इंट्रो में बताया था, जस्ट टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑडी अल्टरम पार्टम, ताकि उस पार्टी को हम इन्फॉर्म कर सके आपके अगेंस्ट ये केस है, आप कोर्ट में अपीयर हो। जब उसको उनको नॉलेज होगी कि हाँ मेरे अगेंस्ट ये केस फाइल हो रखा है, तभी वो कोर्ट में अपीयर होगा और अपना डिफेंस प्रॉपरली ले पाएगा। तो ऑर्डर 5 रूल 1 में एसेंशियल ऑफ सम्मन बता रखा है, कुछ नहीं बता रखा उसके अलावा। रूल 2 ऑर्डर 5 रूल 2 हमें बताता है कि कॉपी ऑफ प्लेंट, जब हम सम्मन इशू करेंगे उसके साथ हम कॉपी ऑफ प्लेंट भी इशू करेंगे, ताकि जब डिफेंडेंट को सम्मन मिले उसके साथ उसको वो कॉपी भी मिले जिसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रॉपर डिफेंस बना सके। अब उसको यही नहीं पता कि उसके अगेंस्ट एलिगेशन क्या लगे तो डिफेंस क्या लेगा, रिटर्न स्टेटमेंट क्या फाइल करेगा। तो उसलिए रूल 2 कहता है ऑर्डर 5 का, दैट कॉपी ऑफ प्लेंट इज ऑल्सो बी सर्व्ड
अलॉन्ग विद समन, समन के साथ कॉपी ऑफ प्लेंट भी सर्व होंगे, वो ये रूल 2 बताता है। रूल 3 क्या कहता है ऑर्डर 5 का? रूल 1 हमने कर लिया, एसेंशियल क्या क्या चीज़ होंगी, तो प्रॉपर साइन होंगे, सील्ड होगा। रूल 2 जब समन जाएगा उसके साथ के साथ कॉपी ऑफ प्लेंट भी जाएगी। रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 हमें बताता है कि जब समन सर्व होगा तो पार्टी को अपीयर होना होगा, या तो पर्सनली आए या अपने प्लीडर के थ्रू आए, ये रूल 3 कहता है। रूल 4 कहता है कि कब कब पर्सनली आना जरूरी है। जब सपोज मैंने सम्मन किया किसी पार्टी को, और उस सम्मन करने के उस पार्टी को सम्मन किया जो विद इन जुरिडिक्शन रहता है कोर्ट के, या कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर भी रहता है, तो 50 से 200 माइल के बीच में रहता है, और वहाँ से उसके पास प्रॉपर कन्वेंस है, उसके पास नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे जिसका यूज़ करके वो कोर्ट में अपीयर हो सकता है, तो उसको उस टाइम भी पर्सनली अपीयर होना पड़ेगा। ये रूल 4 कह रहा है। कहाँ से? 50 माइल्स से लेके 200 माइल के बीच में, और कन्वेंस है वहाँ पे, तो वो पर्सनली अपीयर होगा। अदरवाइज पर्सनली अपीयर होने की नीड नहीं है, आप अपने प्लीडर के थ्रू अपीयर हो जाओ। ठीक है, ये होता है सम्मन, जो हमने ऑर्डर 5 रूल 1 में हमने क्या पढ़ लिया, एसेंशियल ऑफ सम्मन। सम्मन जब सर्व करेंगे तो उसमें प्रॉपर कोर्ट की सील होगी और साइन होंगे। रूल 2 में पढ़ लिया भाई, सम्मन के साथ हमारी प्लेंट भी जाएगी ताकि वो प्रॉपर डिफेंस ले सके। रूल 3 कहता है कि भाई सम्मन जब सर्व होगा डिफेंडेंट को, तो वो या तो पर्सनली अपीयर होगा या अपने प्लीडर के थ्रू अपीयर होगा। और रूल 4 कहता है कब कब पर्सनली अपीयर होना जरूरी है, जब वो विद इन ज्यूरिडिक्शन रहता है या आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन रहता है, तो 50 से 20 माइल्स 200 माइल्स के बीच में रहता है, और ईजिली कन्वेंस अवेलेबल है ताकि उसको कोर्ट में आने में कोई दिक्कत ना हो। ये रूल 4 कहता है। ठीक है, अभी तक हमने खाली इतना समझ लिया कि सम्मन होता क्या है। सम्मन जब इशू होता है तो उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, सम्मन के साथ प्लेंट भी जानी चाहिए। अब बात आती है सम्मन इशू किस पर्पस से होता है। ऑर्डर 5 का रूल 5 हमें ये बता रहा है कि जो भी हम सम्मन इशू करेंगे वो 2 पर्पस से करेंगे, या तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए या फाइनल डिस्पोजल के लिए। इन 2 पर्पस के लिए हम सम्मन इशू करेंगे, या तो डिस्प्यूट सेटल करना है तो आप अपने एविडेंस ले आओ, अपने डॉक्यूमेंट ले आओ एज पर रूल 7, या फाइनल सेटलमेंट करना तो अपने विटनेसेस ले आओ एज पर रूल 8। बेसिकली वही सम्मन इशू कर रहे हैं तो सम्मन में कुछ ना कुछ तो मेंशन करेंगे ना। सम्मन के कंटेंट हमें पता लग गए रूल 1 में, रूल 2 में पता लग गया भाई सम्मन के साथ हम कॉपी ऑफ प्लेंट भी देंगे। रूल 5 में हमें पता लग गया सम्मन का पर्पस क्या है, किस पर्पस से इशू किया है। या तो 2 पर्पस निकलते हैं रूल 5 के अकॉर्डिंग, या तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट या फाइनल डिस्पोजल ऑफ। अगर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए है तो रूल 7 में आप अपने डॉक्यूमेंट ले आओ। अगर फाइनल डिस्पोज ऑफ के लिए कर रहे हो तो आप रूल 8 में अपने विटनेसेस ले आओ। ठीक है, अब बात आती है मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन। 1 से रूल 1 to 4 हमें ये समझ आ गया कि कंटेंट क्या होता है सम्मन का। ठीक है, रूल 5 to 8 हमें समझ आ गया कि सर्विस ऑफ सम्मन का पर्पस क्या है, किस पर्पस से हम सर्विस कर रहे हैं। तो 2 वे हैं, या तो फाइनल डिस्पोज ऑफ या सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। उसके बाद आता है रूल 9 जो मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन बताता है। भाई सम्मन इशू हो गया, उस पर प्रॉपर साइन हो गए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के भी साइन हो गए। अब क्या, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, वो सर्विस कैसे होगी उसकी, तो रूल 9 में ये बताता है। रूल 9 बताता है कि सर्विस ऑफ सम्मन बाय कोर्ट खुद भी सर्विस ऑफ सम्मन कर सकती है। किसी फैक्स के थ्रू कर दिया, सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू करवा दिया, मेल करवा दी, या मतलब मेल करवा दी, या फिर मैसेज व्हाट्सएप मैसेज पे भी सम्मन सर्व होते हैं। तो कोर्ट ऑर्डर 5 रूल 9 में कोर्ट के पास पावर दे रखी है कि कोर्ट के पास पावर है, वो कोर्ट कैसे सर्विस करती है सम्मन की। फैक्स सर्विंग ऑफिसर के अकॉर्डिंग करवा दिए, या फिर क्या कहते हैं मैसेज करवा दिए, ईमेल करवा दिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड से कोई भी सम्मन करवा दिया, कोर्ट के पास पावर होती है रूल 9 में। लेकिन ऑर्डर 5 रूल 9 सब रूल 3 उसमें बता रखा है कि जो भी सम्मन करने का एक्सपेंस आएगा वो पार्टी को बियर करना पड़ेगा। कौन सी पार्टी को, मतलब प्लेंटिफ को। मैं प्लेंटिफ हूँ, मेरी प्लेंट एडमिट हो गई ऑर्डर 7 रूल 9 में, उसके बाद ऑर्डर 5 में उसको मेरे डिफेंडेंट के पास सम्मन चलेंगे। जो भी सम्मन जाने का एक्सपेंस होगा वो प्लेंटिफ को बियर करना पड़ेगा। कौन से रूल में, ऑर्डर्स 5 रूल 9 सब रूल 3 में। वैसे ही रूल 9A भी आता है जो दस्ती सम्मन की बात करता है, जहाँ पे प्लेंटिफ खुद जाके सम्मन को सर्व करता है।
कोर्ट के अथॉरिटी के बाद। कोर्ट सम्मन इशू होते हैं, सम्मन पे कोर्ट साइन करती है, उसके बाद सर्व जो प्लेंटिव होता है खुद बाय पर्सन उसको जाके डिफेंडेंट को सम्मन को सर्व करके आता है। ये होता है दस्ती सम्मन, रूल 9A। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, सम्मन होता क्या, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही, सम्मन जो ऑर्डर 5 में है उसका मेन पर्पस क्या है। कुछ नहीं है जी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं हम डिफेंडेंट को बुला रहे हैं ताकि वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट ला सके, हमारे पास दोनों चीज़ें हों, प्लेंट भी हो ऑर्डर 7 की और ऑर्डर 8 में रिटर्न स्टेटमेंट भी हो, ताकि हमें ऑर्डर 14 में इशू फ्रेम करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, इस पर्पज़ से हम उसे सम्मन सर्व कर रहे हैं। ऑर्डर 5 में जब सम्मन सर्व होगा तो सम्मन कब कब एक वैलिड सम्मन माना जाएगा, तो रूल 1 ये बता देता भाई कब कब वो सम्मन वैलिड सम्मन माना जाएगा। जब उसमें प्रॉपर सील होगी कोर्ट की, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे, रूल 2 के अकॉर्डिंग सम्मन के साथ प्लेंट की कॉपी भी जाएगी ताकि डिफेंडेंट अपना डिफेंस मतलब जो एलिगेशन उसके ऊपर लगे उसके अकॉर्डिंग ही ले सके। जब उसे यही नहीं पता होगा उसके ऊपर एलिगेशन क्या लगे, डिफेंस भी वो नहीं ले पाएगा। तो रूल 2 के अकॉर्डिंग उसके पास कॉपी ऑफ प्लेंट भी जानी चाहिए अलॉन्ग विथ सम्मन। रूल 3 और 4, 3 कहता है कि भाई जब जिस दिन तुम्हें सम्मन सर्व होगा उस टाइम जो इस डेट पे आपको अपीयर होना है रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, उस दिन या तो आप पर्सनली अपीयर हो जाओ या अपने प्लीडर के थ्रू अपीयर हो जाओ। रूल 4 कहता है कब कब पर्सनली अपीयर होगी, तो जुडिक्शन में रहते हो और 50 से 200 माइल्स के बीच में रहते हो और कन्वेंस है आपके पास तो आप पर्सनली अपीयर होगे। ये 1 to 4 हो गया। अब 5 to 8 बताता है कि पर्पस क्या होगा सम्मन को सर्व करने का। तो सिंपल किसी बात, रूल 5 हमें बताता है जो सम्मन सर्व होगा वो 2 मोटिव से होगा, या तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट या फाइनल डिस्पोजल ऑफ। अगर कोई डिस्प्यूट कोई सेटलमेंट कर रहा है डिस्प्यूट का, तो ऑर्डर 5 रूल 7 में अपने डॉक्यूमेंट ले आओ जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस होके ये डिस्प्यूट सॉल्व आउट करना चाहते हो। अगर फाइनल डिस्पोजल ऑफ ही करना है सूट का, तो ऑर्डर 5 रूल 8 के अकॉर्डिंग अपने विटनेसेस ले आओ। 5 में पर्पस बताया है, 7 में कह रहे हैं कि अगर आप डिस्प्यूट सॉल्व कर रहे हो, सेटल कर रहे हो, तो अपने डॉक्यूमेंट ले आओ। किस डॉक्यूमेंट को ग्राउंड बना के आप इसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हो। रूल 5 में जो दूसरा पर्पस है कि फाइनल डिस्पोज ऑफ करना है सूट का, तो रूल 8 कहता है अगर डिस्पोज ऑफ कर रहे हो ना तो विटनेसेस ले आओ। किस विटनेस के बेसिस पे आप किस ग्राउंड पे आप पूरा सूट जो है डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो और अपने फेवर में लेना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आता है रूल 9, सर्विस ऑफ सम्मन। 9 और 9A। 9A हमें बताता सर्विस ऑफ सम्मन, 9 बताता सर्विस ऑफ सम्मन बाय कोर्ट। कोर्ट जो सर्विस करती है, जो भी सर्विस होगी सम्मन की, जो भी एक्सपेंस आएगा वो प्लेंटिफ बियर करेगा। ऑर्डर 5 रूल 9 क्लॉज सब रूल 3। 9A बताता है दस्ती सम्मन के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमें क्लियर हो गया भाई सम्मन क्या होता है, पर्पस क्या होता है और मोड क्या होता है। अब आएगी सर्विस ऑफ सम्मन। ठीक है, सर्विस ऑफ सम्मन जो है वो हमारा रूल 11 में बता रखा है कि यार आपने रूल 2 में ये तो कह दिया कि जो मतलब जब सम्मन जाएगा उसके साथ प्लेंट जाएंगी। मान लो डिफेंडेंट 2 या 3 है तो क्या एक कॉपी जाएगी, तो रूल 11 कहता नहीं, जितने डिफेंडेंट होंगे उतनी कॉपी जाएगी प्लेंट की, तो रूल 11 के अकॉर्डिंग। रूल 2 कहता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक जो सम्मन है वो पर्सनली सर्व करके आया जाएगा। पर्सनली सर्व करना पॉसिबल है तो आप पर्सनली सर्व करोगे सम्मन को, रूल 12 कहता है। रूल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन है, बिजनेसमैन है, जिसने बिजनेस अपने 2-3 स्टेट में स्टार्ट कर रखे, हरियाणा, दिल्ली, कोलकाता, 3 जगह स्टार्ट कर रखे। मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने उसके अगेंस्ट केस फाइल किया क्योंकि उसने हरियाणा में भी मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो उसने ब्रीच कर दिया जिससे मैं सिविल राइट इन्फ्रिंज हो गया, मैंने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। लेकिन उसके ऑफिस 3 जगह है, वो रहता कोलकाता में, दिल्ली वो हरियाणा में नहीं रहता जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। उस ऑफिस में उसने अपने एक मैनेजर को बैठा रखा है, वहाँ मैनेजर रहता है, तो सर्विस ऑफ सम्मन जो है उस मैनेजर को होगी जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। ये बताता है ऑर्डर 5 रूल 13। अब बात आती है ऑर्डर 5 रूल 14 की, कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है
और जो ऑनर है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जो डिफेंडेंट है, जो ऑनर है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो 2-3 जगह पे रहता है। और एट प्रेजेंट जिस टाइम मैंने प्लेंट डाली वो वहाँ पे नहीं है। जहाँ पे वो डिस्प्यूट हुआ है उस जगह पे, उस प्रॉपर्टी पे उसने अपने किसी भी पर्सन को वहाँ पे छोड़ रखा, वो वहाँ पे नहीं रहता। तो जो सर्विस ऑफ समवन है उस जगह पे होगी जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस जगह पे ही होगी, चाहे वो वहाँ पे नहीं रहता हो। जो मेन डिफेंडेंट है वो वहाँ ना रहता हो, कोई तो वहाँ रहता हो, उसको सर्विस ऑफ समवन होगी। क्योंकि मेन मोटिव तुम्हारा इंटीमेशन टू दैट पर्सन है, वो तो वो पर्सन भी कर देगा जो वहाँ पे रहता है इस टाइम। रूल 13 के अकॉर्डिंग मैनेजर को हम सर्विस कर रहे हैं तो मैनेजर भी अपने उसको तो बताइएगा ही ना, ऑनर को, कि आपके अगेंस्ट ये सम्मन आया है। ऐसे रूल 14 में इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो गया। रूल 15 कहता है कि भाई हम सर्विस ऑफ सम्मन करने गए, घर पे कोई मिल ही नहीं रहा, घर पे कोई है ही नहीं, कंपनी में गए, कहीं पे भी गए, वहाँ पे मैनेजर नहीं मिल रहा ऑर्डर 13 के अकॉर्डिंग, तो क्या करें। अब मैनेजर भी नहीं मिल रहा तो क्या करोगे। तो किसी भी मेल मेंबर, घर पे सर्विस करने गए कोई नहीं मिल रहा, तो किसी भी मेल या फीमेल एडल्ट मेंबर को हम सर्विस करवा सकते हैं सम्मन की। ये डिफरेंस है। सम्मन हम सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर को 1973 का चैप्टर 6 जो है वो सम्मन वारंट और प्रोक्लेमेशन के रिगार्डिंग बताता है, सेक्शन 60 से लेकर 90 तक। सम्मन का प्रोसेस हम वहाँ पे ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे जब सर्विंग ऑफिसर सम्मन करने जाता है और घर पे कोई नहीं मिलता, तो किसी भी खाली मेल मेंबर को सर्विस होती है, फीमेल को नहीं होती। यही डिफरेंस है सिविल में रूल ऑर्डर 5 रूल 15 में, कि अगर सर्विंग ऑफिसर सर्विस करने गया है किसी सम्मन को, वहाँ पे किसी भी अडल्ट मेल या फीमेल दोनों को हो सकती है, बस सर्वेंट को नहीं होगी। अडल्ट मेल फीमेल दोनों को हो सकती है सिविल में, उसमें नहीं हो सकती थी। तो ये मेजर डिफरेंस है सर्विस ऑफ सम्मन। सम्मन की सर्विस क्रिमिनल में भी होती है, सिविल में भी होती है। लेकिन अगर सिविल में सम्मन ऑफ सर्विस हो रही है तो ऑर्डर 5 रूल 15 के अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्सन को दे सकते हैं, आइदर मेल और फीमेल, बट कंडीशन इज डेट वो एडल्ट मेंबर होना चाहिए। क्रिमिनल में खाली मेल में एडल्ट मेंबर को दे सकते हैं, सिविल में हम किसी को भी दे सकते हैं एडल्ट मेंबर को, बस एडल्ट होना चाहिए, मेल फीमेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और किसी सर्वेंट को सर्व नहीं कर सकते, रूल 15 ये कहता है। अब बात आती है रूल 16 की। जब मैं एज अ सर्विंग ऑफिसर सम्मन सर्व करने गया, वहाँ पे जो बंदा था मिला नहीं मिला वो बात की बात है, उसको मैंने सर्व कर दिया, तो उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट लूँगा, ये रूल 16 में कहता है। तो रूल 18 बाई सर्विस ऑफ सम्मन मैंने कर दी। सबसे मेन बात, जो सर्विंग ऑफिसर जो सम्मन सर्व करता है, रूल 1 ऑर्डर 5 रूल 1 के अकॉर्डिंग जो सम्मन जाते हैं वो डुप्लीकेट में भी जाते हैं। सील होनी चाहिए, कंडीशन हमने पढ़ी थी ऑर्डर 5 रूल 1 में कि प्रॉपर सील होनी चाहिए, साइन होने चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के। उसके साथ के साथ डुप्लीकेट जाती है, सम्मन के डुप्लीकेट भी जाते हैं। जो डुप्लीकेट जाते हैं, अब सर मैं सर्विंग ऑफिसर हूँ, मेरे पे डुप्लीकेट सम्मन भी है, ओरिजिनल सम्मन भी है, तो मैं डुप्लीकेट सम्मन उस बंदे को सर्व कर दूंगा, डिफेंडेंट को सर्व कर दूंगा, और ओरिजिनल के पीछे एंडोर्स करवा लूँगा उससे कि हाँ मैं आपको सम्मन रिजर्व, मतलब आपको सम्मन की सर्विस हो चुकी है। क्वेश्चन आ जाता है कि अब सम्मन सर्व हो रहे दो गए हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों जाते हैं, तो डुप्लीकेट किस पर्पज़ से आता है, ताकि उसको सर्व हो सके, और ओरिजिनल जो है उस पर वो वापस एंडोर्स कर देता है। जो मैं एज अ सर्विंग ऑफिसर ओरिजिनल आफ्टर एंडोर्समेंट ऑफ दैट पर्सन मैं लेके वापस ले जाके कोर्ट में सबमिट कर दूंगा, जो एक प्रूफ बन जाता है कि ठीक है सम्मन की सर्विस हो चुकी है। ठीक है, ये होता है सम्मन का एक प्रोसेस। रूल 1 to 4 सिंपल सी बात भाई, कंटेंट ऑफ सम्मन क्या होते हैं रूल 1 में बता दिया, सील साइन एंड दैट वुड बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट ऑल्सो, डुप्लीकेट में भी जाते हैं सम्मन। रूल 2 कहता है भाई कंप्लेंट की कॉपी, प्लेंट की कॉपी 3 4 पर्सनली अपीयर होना है नहीं होना, ये 1 से लेकर 4 में पता लग गया। और रूल 5 to 8 हमें पता लग गया पर्पस ऑफ सम्मन क्या है, किस पर्पस से आया है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से आया है या फाइनल डिस्पोज ऑफ के पर्पस से आया है, ये 5 to 8 में पता लग गया। रूल 9 और 9A में मोड ऑफ सर्विस पता लग गई। 10 to 18 हमें ये पता लग गया कि जब हम सर्विस कर रहे हैं सम्मन की,
तो अगर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट है तो क्या होगा, तो एक से ज़्यादा कॉपी जाएगी। रूल 2 में क्या, 12 में कह दिया पर्सनली सर्व करेंगे। रूल 13 में कह दिया अगर बिजनेस मैन है, एक से ज़्यादा जगह उसका बिजनेस है और वो कहीं और रहता है, तो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन राइज हो वहाँ उस ब्रांच के मैनेजर के पास सर्विस ऑफ समन होगी। 14 ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो गया। 15 बता दिया कि अगर सर्विस करने गए और जिसके अगेंस्ट समन इशू हुआ है वो नहीं है, तो किसी भी मेल फीमेल मेंबर को दे दो, सर्विस कर दो सम्मन की, लेकिन एडल्ट मेंबर होना चाहिए और सर्वेंट को सम्मन नहीं कर सकते क्योंकि वो फैमिली मेंबर नहीं होता। 16 में एक्नॉलेजमेंट और 18 में एंडोर्स करवा लेंगे ओरिजिनल के पीछे, ओरिजिनल सम्मन के पीछे डुप्लीकेट सर्व करेंगे। डुप्लीकेट सर्व करेंगे, ओरिजिनल वापस कोर्ट में जाता है। ठीक है, अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी अब मान लो मैं सर्विस करने गया, उस घर पे ही ताला लगा है, डिपेंडेंट घर पे ही नहीं है, घर पे ही ताला लगा हुआ है, तो क्या होगा, तो ऑर्डर 5 रूल 20 लास्ट रिजॉर्ट ऑफ समन विद परमिशन ऑफ कोर्ट। परमिशन ऑफ कोर्ट जरूरी होती है इसमें। भाई सर्विस करने गए, सर्विस हो ही नहीं पा रही, तो क्या करेंगे, तो जो सम्मन है हम वो एफिक्स कर देंगे किसी भी पब्लिक प्लेस पे जो ईजिली नोटिसेबल हो, एसेसिबल हो, ताकि जो बंदा उसे देखे, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो उस डिफेंडेंट को जानता है तो वो उसको इन्फॉर्म कर सके, क्योंकि एट लास्ट सम्मन का मेन मोटिव क्या है, इंफॉर्मेशन गिवन टू पर्सन रिगार्डिंग अ सूट फाइल अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो खाली लास्ट रिजॉर्ट ये है एफिक्स कर देना सम्मन को। ये हो गया ऑर्डर 5 सम्मन के रिगार्डिंग, सम्मन टू डिफेंडेंट के रिगार्डिंग, जिसमें हमने एसेंशियल कंडीशन ऑफ कंटेंट ऑफ सम्मन कर लिए, पर्पस ऑफ सम्मन कर लिया, मोड ऑफ सम्मन कर लिया, और उसके बाद सर्विंग टू मैन, कंपनी, बिजनेसमैन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंडोर्समेंट पढ़ लिया, और लास्ट रिजॉर्ट अगर कहीं पे कोई बंदा नहीं मिलता तो सम्मन कैसे होंगे, तो भाई एफिक्स कर देंगे, बट विद परमिशन ऑफ कोर्ट रूल 20 में। विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट भी होता है रूल 17 और 19 में, उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, बट विद परमिशन ऑफ कोर्ट होता है रूल 20 में। तो आज सम्मन के रिगार्डिंग कर लिया। नेक्स्ट वीडियो WS रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर 8 पे आएगी, क्योंकि प्लेंट इससे पहले वाली वीडियो में एक्सेप्ट हो गई थी हमारी रूल 9 में। प्लेंट एक्सेप्ट होने के बाद आज हमने सम्मन इशू कर दिया। आफ्टर इशू ऑफ सम्मन अब रिटर्न स्टेटमेंट आएगी ऑर्डर 8। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।